रात के 10:30 बजे हैं। मतलब सोचिए, परिवार और दोस्तों के साथ एक बहुत ही शानदार डिनर चल रहा है। हाँ, और टेबल पर ताज़ा मंगवाया गया मंचूरियन और कढ़ाई पनीर रखा है। बिल्कुल। माहौल में एकदम हंसी मजाक है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन महज 6 घंटे बाद सुबह के 4:30 बजे तक उस 20 साल के स्वस्थ लड़के की जान चली जाती है। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? एक साधारण सा दिखने वाला टेक अवे बॉक्स कैसे एक साइलेंट किलर बन सकता है, ये तो मतलब कल्पना से भी परे है। द डीप डाइव के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मिशन इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बाहर का खाना एक इतने बड़े अप्रत्याशित खतरे में बदल सकता है। बिल्कुल, हम इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान और बचाव के व्यवहारिक पहलुओं को डिकोड करेंगे। और इस चर्चा का आधार बिहार के भभुआ में हुई वो हालिया दुखद घटना है, जिसने सच में हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी बिल्कुल। उस घटना की जो टाइमलाइन है वो सबसे ज्यादा डराने वाली है। 20 साल का एक युवा जिसका नाम विशाल था, जिसका कुछ ही दिनों बाद 20 अप्रैल को पवित्र धागा समारोह होने वाला था। घर में तो पूरी जश्न की तैयारियां चल रही होंगी। वही तो। और रात में उसने रेस्टोरेंट से लाया हुआ डिनर किया और फिर रात भर उल्टी के लक्षण दिखने के बाद सुबह अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये जो 6 घंटे की टाइमलाइन है ना, ये बायोलॉजिकल नजरिए से बहुत ही असाधारण है। असाधारण कैसे? देखिए, आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि फूड पॉइजनिंग का मतलब है पेट में थोड़ा दर्द, उल्टी या दस्त जो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन इतनी तेजी से एक स्वस्थ शरीर का हार मान लेना, ये स्पष्ट करता है कि हम यहाँ किसी सामान्य बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये एक बहुत ही आक्रामक, रोगजनक या पैथोजन का हमला है। यहीं से मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है। अगर खाना किसी रेस्टोरेंट से मंगाया गया था तो जाहिर उसे पकाया गया होगा। बिल्कुल। गर्मी तो एक कारण हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि उस दिन जो खाना खाया गया, मतलब मंचूरियन और पनीर, क्या उनमें कुछ ऐसा था जो इस बैक्टीरिया को इतना आक्रामक बना देता है? या फिर क्या गर्मियों का मौसम सच में इन रोगाणुओं के लिए किसी सुपरचार्जर की तरह काम करता है? गर्मियों का मौसम सिर्फ सुपरचार्जर नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्म जीवों के लिए एक तरह का गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड? जी। इसे खाद्य सुरक्षा के विज्ञान में डेंजर जोन कहा जाता है। डेंजर जोन? हाँ, ये तापमान का वो दायरा है जो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी जो हमारे घरों का या बाहर का सामान्य तापमान होता है। हाँ, मतलब 35 से 40 डिग्री। एकदम सटीक। अब इसे एक कंपाउंड इंटरेस्ट या कह लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेटर की तरह देखिए। अच्छा। जो मतलब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। जब तापमान इस डेंजर जोन के बीचों बीच होता है ना, तो एक साल्मोनेला या ई कोलाई बैक्टीरिया हर 20 मिनट में खुद को विभाजित करके दोगुना कर लेता है। हर 20 मिनट में? हाँ, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8। ये घातीय वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है, लेकिन सोचिए अगर किसी खाने में महज कुछ 100 बैक्टीरिया हो, तो इस तापमान में 7 से 8 घंटे के भीतर उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। बाप रे, ये तो मतलब बैंक के उस खाते की तरह हो गया जहां पैसा हर 20 मिनट में दोगुना हो रहा है। बस यहाँ मुनाफा नहीं बल्कि शरीर के लिए जहर बन रहा है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक और जटिलता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या? कई बार ये बैक्टीरिया खुद इंसान की जान नहीं लेते, बल्कि अपने पीछे जो टॉक्सिन्स या विष छोड़ जाते हैं, वो असली हत्यारे होते हैं। टॉक्सिन्स? हाँ। हाँ। करोड़ों बैक्टीरिया जब खाने में पनपते हैं तो वो एक प्रकार का रासायनिक कचरा पैदा करते हैं। इसे टॉक्सिको इन्फेक्शन कहा जाता है। अच्छा, तो ये कचरा जहरीला होता है? बहुत ज्यादा। ऐसे में अगर खाने को बाद में हल्का गर्म कर भी लिया जाए और मान लीजिए बैक्टीरिया मर भी जाए, तो भी वो विष खाने में बना रहता है। और यही विष महज 6 घंटे के भीतर नर्वस सिस्टम या किडनी जैसे अंगों को पूरी तरह शट डाउन कर सकता है। लेकिन यहाँ मेरी समझ में एक तार्किक बात गले नहीं उतर रही है। पूछिए। अगर हम भभुआ वाले मामले की बात करें जहाँ मंचूरियन खाया गया था, मंचूरियन बॉल्स को तो खौलते हुए तेल में डीप फ्राई किया जाता है ना? हाँ, बिल्कुल किया जाता है। तेल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा होता है। तो
क्या इतने भयंकर तापमान में पत्ता गोभी के अंदर मौजूद फीता कृमि या टेपवर्म के लार्वा जिंदा बच सकते हैं? विज्ञान के हिसाब से तो उस गर्मी में सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर वो लॉजिक गैप है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अच्छा। डीप फ्राइंग निश्चित रूप से बाहर के हिस्से को जला देती है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा थर्मोडायनामिक्स को समझना होगा। वो कैसे काम करता है इसमें? मंचूरियन का जो बॉल होता है वो एक बहुत ही सघन या कह लीजिए डेंस आटे और कटी हुई सब्जियों का गोला होता है। अब आटा एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करता है। जब उसे तेल में डाला जाता है तो बाहर का तापमान तो तुरंत 150 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे वो एकदम क्रिस्पी और ब्राउन हो जाता है। हाँ, बाहर से तो वो एकदम पक जाता है। बिल्कुल, लेकिन उस गोले के बिल्कुल बीचों बीच यानी उसके कोर का तापमान शायद मुश्किल से 50 या 60 डिग्री तक ही पहुंच पाता है। क्या बात करें, यानी बाहर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से वो एक गुनगुना इंक्यूबेटर बन जाता है। एकदम सही समझे। और पत्ता गोभी की परतें इतनी घनी होती हैं कि अगर उनमें टेप वर्म के सिस्ट, जो कि एक बहुत ही कठोर सुरक्षात्मक खोल के अंदर होते हैं, हाँ। अगर वे मौजूद हों तो वे इस हल्के तापमान को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। वे सिस्ट तभी नष्ट होते हैं जब उन्हें लंबे समय तक उबाला जाए। ये तो एक बहुत ही डरावना सच है। इसका मतलब है कि सिर्फ खाना पकाना काफी नहीं है, बल्कि उसके कोर या केंद्र का तापमान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि क्रॉस कंटेमिनेशन या कहूँ संदूषण भी यहाँ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता होगा। सही कहा। रेस्टोरेंट ब्लाइंड स्पॉट एक बहुत बड़ी अवधारणा है खाद्य सुरक्षा में। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई जानबूझकर खराब खाना परोस रहा है। हाँ, लोगों को यही लगता है। लेकिन असलियत यह है कि कमर्शियल किचन में, विशेषकर गर्मियों के पीक आवर्स में, काम की गति इतनी तेज होती है कि संदूषण की संभावना गणितीय रूप से बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि एक ही बर्तन का बार बार इस्तेमाल करना। बिल्कुल। एक शेफ उसी कटिंग बोर्ड पर कच्चा चिकन काटता है, उसी बोर्ड को एक गीले कपड़े से पोंछता है और फिर उसी कपड़े से प्लेट के किनारों को साफ कर देता है। बाप रे। गर्मियों में वो नम कपड़ा अपने आप में बैक्टीरिया का एक चलता फिरता शहर होता है। और ये तो सिर्फ मंचूरियन की बात हुई। हमारे स्रोतों में उस रात खाए गए कढ़ाई पनीर का भी जिक्र है। पनीर के साथ तो गर्मियों में एक अलग ही लेवल का खतरा जुड़ा होता है ना? हाँ, पनीर के मामले में बात सिर्फ बैक्टीरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि मिलावट और रसायन विज्ञान तक पहुंच जाती है। अच्छा। देखिए, गर्मियों में दूध का उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन बाजार में पनीर की मांग बढ़ जाती है। इस अंतर को पाटने के लिए अक्सर सिंथेटिक या मिलावटी पनीर का इस्तेमाल होता है। ये सिंथेटिक पनीर बनता कैसे है? इसे बनाने के लिए यूरिया, डिटर्जेंट, पाम ऑयल और सिंथेटिक दूध का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट और यूरिया, ये तो सीधे तौर पर औद्योगिक रसायन है। हाँ, ये रसायन इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि लैब टेस्ट में प्रोटीन और फैट की मात्रा सही दिखे। अच्छा, धोखा देने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब ये सिंथेटिक पनीर गर्मियों की उमस और उस डेंजर जोन वाले तापमान के संपर्क में आता है ना, तो इसके अंदर के रसायन और भी तेजी से टूटने लगते हैं। जब कोई इंसान इसे खाता है तो पेट के एसिड के साथ मिलकर ये एक ऐसा रासायनिक और बैक्टीरियल कॉकटेल बनाता है जो आंतों की परत को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भारी सूजन आ जाती है, जो भयंकर उल्टी और पानी की कमी का कारण बनती है। और हम उस चीज को कैसे भूल सकते हैं जो इन दोनों डिशेस, मंचूरियन और कढ़ाई पनीर, को एक साथ बांधती है? मेरा मतलब है सॉस और मसाले। बिल्कुल सही पॉइंट। मैंने कई बार देखा है कि रेस्टोरेंट्स में सोया सॉस या चिल्ली सॉस की बोतलें बस टेबल पर या किचन के काउंटर पर हफ्तों तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा अनदेखा पहलू है। ये मान लेना कि सॉस कभी खराब नहीं होते एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, लोगों को लगता है कि उसमें नमक है तो खराब नहीं होगा। वही ना, मसालों और सॉस में चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है, जो कुछ समय तक तो उन्हें बचाती है। लेकिन गर्मियों में जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है तो इन बोतलों के ढक्कन के पास फफूंद या मोल्ड पनपने लगता है। अच्छा, वो सफेद रंग का जो लग जाता है। हाँ, और ये मोल्ड ऐसे माइकोटॉक्सिन्स छोड़ता है जो सीधे तौर पर लिवर और किडनी पर हमला करते हैं। बाप रे। जब उसी पुरानी सॉस में ताज़ा फ्राई किया हुआ मंचूरियन टॉस किया जाता है तो वो डिश अपने आप में जहर बन जाती है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखें, मतलब पत्ता गोभी के अंदर मौजूद ताप प्रतिरोधी सिस्ट, क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा, मिलावटी पनीर के रसायन
और महीनों पुरानी सॉस का मिश्रण, ये सब मिलकर तो एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं जिसे झेल पाना शायद किसी भी शरीर के लिए नामुमकिन है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए? मतलब क्या लोगों को गर्मियों में बाहर का खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? देखिए, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद कर देना शायद आज की तेज तरार जीवन शैली में एक व्यावहारिक समाधान नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो चीज व्यावहारिक है वो है अपनी जागरूकता के स्तर को बढ़ाना। स्रोतों ने हमें कुछ बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक सुरक्षा प्रोटोकॉल दिए हैं। तो चलिए उन्हें डिकोड करते हैं। अगर मुझे इसे एक आम इंसान के नजरिए से देखना हो तो सबसे पहला हथियार तो हमारी अपनी नाक और आंखें होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, और इसे सेंसस टेस्ट या इंद्रियों का परीक्षण कहा जाता है। सेंसस टेस्ट? हाँ, ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का हिस्सा है। हजारों सालों के विकास में इंसानी शरीर ने सड़े हुए या जहरीले भोजन को पहचानने के लिए एक प्राकृतिक तंत्र विकसित किया है। जब भी बाहर से खाना आए तो सबसे पहले सूंघना एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, सूंघने से पता चल जाएगा? बिल्कुल। अगर उस महक में एक हल्की सी भी तीखी या खट्टी गंध हो जो सामान्य मसालों की गंध से अलग हो, या अगर खाने की बनावट में कोई अस्वाभाविक चिपचिपाहट हो, तो हमारा शरीर तुरंत एक डिस्गस्ट या घृणा की प्रतिक्रिया देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी हमें अपने शरीर की उस शुरुआती हिचकिचाहट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि यार इतने पैसे खर्च किए हैं, थोड़ा चख कर देख लेते हैं। वो चख कर देखना सबसे बड़ी गलती है। सच में? हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की, कुछ बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक छोटा सा निवाला भी गंभीर प्रतिक्रिया ट्रिगर करने के लिए काफी होता है। ओहो। इसके बाद एक और नियम आता है जो शायद आज के इस फूड डिलीवरी वाले युग में सबसे ज्यादा टूटता है। कौन सा नियम? 40 मिनट का नियम। स्रोतों का कहना है कि खाना बनने के 40 मिनट के भीतर खा लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम डिलीवरी एप्स की कार्यप्रणाली को देखें तो रेस्टोरेंट से खाना पैक होने, राइडर के इंतजार करने और फिर घर तक पहुंचने में कई बार 40 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। और यही वो जगह है जहां सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है। सोचिए, एक तपती हुई गर्मी की दोपहर या उमस भरी रात है। वो खाना एक ऐसे डिलीवरी बैग में रखा है जिसमें कोई तापमान नियंत्रण नहीं है। हाँ, वो साधारण से बैग होते हैं। वो बैग अपने आप में एक ओवन की तरह काम करता है, जहां गर्मी तो है लेकिन वो आग वाली गर्मी नहीं, बल्कि बैक्टीरिया को पनपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट 60 डिग्री वाली गर्मी है। बाप रे। यानी जब तक पैकेट दरवाजे तक पहुंचता है वो खाना पहले ही उस डेंजर जोन में अपना अधिकतम समय बिता चुका होता है। तो ऐसे में इंसान क्या करे? मतलब खाना पहुंचते ही तो उसे निगला नहीं जा सकता। में वो डिलीवर हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी गलती है जो लगभग हर घर में होती है। अक्सर उन डिब्बों पर लिखा होता है ना, माइक्रोवेव सेफ, तो लोग बेझिझक उन्हें ओवन में डाल देते हैं। वो माइक्रोवेव सेफ का लेबल अक्सर एक भ्रम होता है। अच्छा। जब हम सस्ते प्लास्टिक को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो उस प्लास्टिक के अंदर मौजूद खतरनाक रसायन जैसे कि बिस्फेनॉल ए या बीपीए और थैलेट्स टूटने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रसायन वसा या फैट के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यानी पनीर या तेल वाले मंचूरियन जैसे खाने में ये रसायन बहुत आसानी से घुल जाते होंगे। एकदम सही। जैसे ही प्लास्टिक गर्म होता है ये रसायन उस फैट रिच खाने में माइग्रेट कर जाते हैं, यानी उसमें रिसने लगते हैं। यह एंडोक्राइन सिस्टम यानी शरीर के हार्मोनल संतुलन को तबाह कर सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है गर्म करने का? सही तरीका यह है कि खाने को हमेशा किसी कांच के या अच्छी क्वालिटी के सिरामिक बर्तन में निकाला जाए। ठीक है। और उसे महज हल्का गर्म नहीं करना है, उसे उसके किल टेम्परेचर तक ले जाना है। हाँ, किल टेम्परेचर से आपका मतलब वो तापमान है जहां रोगाणु पूरी तरह नष्ट हो जाएं। हाँ, खाने को तब तक गर्म किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें से अच्छी तरह भाप न निकलने लगे। हाँ। या वो उबलने के बिंदु तक न पहुंच जाए। अच्छा। या तेज गर्मी रास्ते में डिलीवरी के दौरान पनपे किसी भी संभावित बैक्टीरिया को मार गिराएगी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अगर खाने में पहले से भारी मात्रा में टॉक्सिन्स बन चुके हैं तो सिर्फ गर्म करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए शुरुआत का वो सेंसस टेस्ट हमेशा पहली सीढ़ी होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि सुविधा की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। बिल्कुल सही बात है।
एक क्लिक पर खाना मंगाना आज एक आम बात है, लेकिन विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में इसमें गलती की गुंजाइश, जिसे हम मार्जिन फॉर एरर कहते हैं, वो लगभग शून्य होती है। शून्य होती है। एक छोटी सी चूक, चाहे वो रेस्टोरेंट के किचन में कच्चे चिकन का संदूषण हो, डिलीवरी बैग में बढ़ा हुआ तापमान हो, या फिर घर पर सस्ते प्लास्टिक में खाने को गर्म करना हो, जी, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है, जैसा कि हमने भभुआ के इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले में देखा। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भोजन सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन के भरोसे छोड़ा जा सके। सही कहा। अंतिम ढाल इंसान की अपनी जागरूकता ही है। विज्ञान हमें बताता है कि खतरा कहाँ छिपा है, लेकिन उस खतरे को पहचानने के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ जो शायद हमारे आज के स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं था, लेकिन इस पूरी बातचीत से प्राकृतिक रूप से निकल कर आता है। अच्छा, वो विचार क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। हम सभी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी गर्मियां हर साल और अधिक लंबी और भयंकर होती जा रही हैं। हाँ, रिकॉर्ड टूट रहे हैं गर्मी के। वही तो, तापमान ऐसे स्तर पर पहुंच रहा है जो पहले कभी दर्ज नहीं किया गया। तो अगर इसी तरह पारा बढ़ता रहा तो क्या आने वाले समय में इस पूरी फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को अपनी पैकेजिंग और लास्ट माइल डिलीवरी के तरीके पूरी तरह से बदलने पड़ेंगे? ये एक बहुत ही दूरदर्शी सवाल है। आज की जो लॉजिस्टिक्स है ना, वो इस नई भयंकर गर्मी के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई है। ठीक, यही बात है। क्या भविष्य में इन नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर्स और साधारण डिलीवरी बैग्स की जगह रेफ्रिजरेटेड बॉक्स या तापमान नियंत्रित कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा? होना तो चाहिए, ताकि रेस्टोरेंट के दरवाजे से लेकर लोगों के डाइनिंग टेबल तक वो खाना कभी उस खतरनाक डेंजर जोन में प्रवेश ही ना कर सके। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ऐसी त्रासदियां शायद एक अपवाद न रहकर आम बात बन जाएं। इस पर निश्चित रूप से फूड टेक कंपनियों और नियामकों को मिलकर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही गंभीर विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। फूड पॉइजनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा जा सके, लेकिन विज्ञान और सही जानकारी के जरिए हम इस अदृश्य खतरे को निष्क्रिय जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये द डीप ड्राइव का आज का सफर था। उम्मीद है कि श्रोताओं के लिए ये गहन विश्लेषण नई अंतर्दृष्टि देने वाला रहा होगा। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें